जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिक टू किक जीके में। दोस्तों आज हम लोग 5 दिसंबर 2022 के बैंकिंग और फाइनेंस के करंट अफेयर्स बहुत ही आसानी से इफ़ेक्टिव लर्निंग से टिप्स और ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे या एनालाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं फिर अपने न्यूज़ की तरफ। दोस्तों हमारी पहली न्यूज़ ये है कि जो एनएसई है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, उन्होंने लॉन्च किया है निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, भारत बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? एनएसई ने। ठीक है, ये क्या करेगा? द भारत बॉन्ड इंडेक्स सीरीज follows a target maturity data structure wherein each index in the series measures the performance of portfolio of AAA rating issued by government owned entities maturing in specific year। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एक इंडेक्स सीरीज होती है जो मेच्योरिटी को फॉलो करती है, जिनकी रेटिंग ट्रिपल ए प्लस होती है, ट्रिपल ए होती है, ट्रिपल ए प्लस नहीं, ट्रिपल ए होती है। ठीक है दोस्तों, और 2019 में एनएसई ने लॉन्च किया था, जिसकी मेच्योरिटीज़ हैं 2023 और 2030। तो हमारे लिए मुद्दे की बात यह है कि एनएसई ने लॉन्च किया है भारत बॉन्ड इंडेक्स। ठीक है, भारत बॉन्ड इंडेक्स किसने लॉन्च किया है? एनएसई ने। ठीक है, बहुत आसानी से याद होगा, निफ्टी एन एन से निफ्टी, एन से एनएसई। ठीक है, तो निफ्टी एनएसई भारत बॉन्ड इंडेक्स, तो आप ऐसे लिंक कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी जापान के साथ एक्सचेंज किया है लेटर ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टीज। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच सेंट्रल काउंटर पार्टीज के लिए लेटर ऑफ कोऑपरेशन एक्सचेंज किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी समझ और आपसी साझेदारी को इम्प्रूव करेगा। ठीक है दोस्तों, विद दिस एक्सचेंज ऑफ लेटर्स आरबीआई एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एजेंसी आर कमिटेड टू डीपन रिलेशनशिप्स बिटवीन टू कंट्रीज एंड स्ट्रेंथन द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है दोस्तों, तो मुद्दे की बात हम लोग जानते हैं कि आरबीआई ने जापान के साथ लेटर ऑफ कोऑपरेशन साइन किया इन द फील्ड ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टीज। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप देखिएगा, आरबीआई बोला वो काउंटर पार्टी अपन की है। ठीक है, काउंटर पार्टी अपन की है, अपन मतलब APAN, तो अपन मतलब जापान। ठीक है, जापान की है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे लिंक कर लेंगे, आरबीआई बोला अपन की है काउंटर पार्टी, तो सेंट्रल काउंटर पार्टी से आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और जापान के साथ इसका एक्सचेंज किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया का पहला पैसिव टैक्स फंड सेविंग स्कीम लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो IIFL जो म्यूचुअल फंड है, उन्होंने लॉन्च किया है न्यू फंड ऑफरिंग इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है, जो कि है टैक्स सेवर इंडेक्स फंड। ठीक है, IN50, ये IN50 है। इट इज़ द फर्स्ट पैसिवली मैनेज्ड टैक्स सेविंग स्कीम ऑल्सो लोन एज इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? यहाँ पे कोई फंड मैनेजर रिस्क नहीं है। ठीक है, कोई फंड मैनेजर का रिस्क नहीं, क्योंकि फंड मैनेजर का रिस्क होता है तो आप शायद 3 साल के बाद कुछ अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस ला सकते हैं। तो ये बीइंग एन इंडेक्स फंड, द स्कीम विल ट्राई टू मिरर द निफ्टी 50 एंड जनरेट रिटर्न्स इन लाइन विद द मूवमेंट इन इंडेक्स, एज इट विल बी पैसिवली मैनेज्ड एंड इन्वेस्टर्स विल बी चार्ज लोअर एक्सपेंसेस कंपेयर टू एक्टिव ELSS फंड्स। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि IIFL ने पैसिव टैक्स सेविंग फंड लॉन्च किया है। ठीक है, तो अगर आपको इफ़ है ना, इफ़ टैक्स सेव करना है तो पैसिव इन्वेस्टिंग करनी होगी। ठीक है, पैसिव इन्वेस्टिंग करनी होगी। अगर आपको टैक्स सेव करना है तो आपको पैसिव इन्वेस्टिंग करनी होगी, आप ऐसे याद रखेंगे। तो IIFL ने टैक्स सेविंग पैसिव वाली लॉन्च की है। ठीक है दोस्तों, जिसका नाम है IN50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, IDFC जो म्यूचुअल फंड है उसको अब बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सेबी ने ग्रांट किया है NOC फॉर IDFC AMC एक्विजिशन बाय कंसोर्टियम, मतलब IDFC का जो AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको एक्वायर करेगा बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, GIC और क्रिस कैपिटल, इन तीनों का कंसोर्टियम होगा जो इसको एक्वायर करेगा। तो इसको अब से IDFC को बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही है मुद्दे की बात। तो अब हम अपनी ट्रिक पे आते हैं एज़ यूजुअल। तो अगर जब ID नहीं देंगे तो आप बैन कर दिए जाएंगे। ठीक है, बैन। या आप ये भी कर सकते हैं कि धन निकालने के लिए ID दिखानी पड़ेगी। ठीक है, धन निकालने के लिए ID दिखानी पड़ेगी, या ID नहीं दिखाएंगे तो बैन हो जाएंगे। दोनों ही तरफ से आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान सी चीज़ है, इसमें और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्रेमवर्क सेटअप किया है
जिसमें इंडियन बैंक्स अपनी फॉरेन ब्रांचेस को लेके कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई हैज़ पुट इन प्लेस अ फ्रेमवर्क टू अलाउ ओवरसीज सब्सिडियरीज एंड ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू अंडरटेक एक्टिविटीज नॉट स्पेसिफिकली परमिटेड इन इंडियन डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है। तो जो यहाँ पे चीज़ें नहीं परमिट होंगी वो आप इंडियन फॉरेन बैंक्स मतलब फॉरेन ब्रांचेस में आप अपनी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो फ्रेमवर्क है ये गिफ्ट सिटी में भी अप्लाई होगा, क्योंकि उसे भी एक तरह से फॉरेन टेरिटरी माना जाता है ना, ठीक है। और जो इंडियन बैंक्स होंगे, जो फॉरेन ब्रांचेस होंगे, दे विल बी डिबार्ड फ्रॉम डीलिंग इन प्रोडक्ट्स लिंक टू द रुपी अनलेस स्पेसिफिकली परमिटेड बाय द आरबीआई। ऑल्सो दे आर नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम एनी इंडियन रेजिडेंट्स, ठीक है। तो उन्हें क्या नहीं अलाउ होगा, पहली बात तो उनको कोई रुपी लिंक्ड प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकते, और कोई ऐसे स्ट्रक्चर्ड डिपॉजिट इंडियन रेजिडेंट से नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि आपकी फॉरेन ब्रांच है तो आप फॉरनर से डील करिए, रेजिडेंट से क्यों डील करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आरबीआई ने फ्रेमवर्क इशू किया है फॉर इंडियन बैंक्स फॉरेन ब्रांचेस, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, स्पॉटको लॉन्चेस इनोवेशन लैब फॉर डेट कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। डेट कलेक्शन सिस्टम के लिए एक इनोवेशन लैब सेटअप की गई है स्पॉटको द्वारा, ठीक है। ये क्या करेगी, दिस विल केटर टू डेट कलेक्शन सेगमेंट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्रीज अक्रॉस इंडिया एंड मीना। मीना ये मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, ठीक है। ये अफ्रीकन कंट्रीज को भी अपनी सर्विसेज देंगी और इंडिया को भी सर्विसेज देंगी। तो ये जो इनोवेशन लैब होगी, दिस विल बी कोलैबोरेटिंग विद मल्टीपल बैंक्स एंड स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड द एनपीए क्राइसिस, ठीक है। तो वही डेट कलेक्शन सिस्टम है, इनका काम होगा अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली डेट कलेक्ट करना, जैसे हमारा काम है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली करंट अफेयर्स पढ़ना, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका क्या किस कंपनी का है, ये स्पॉटको का है। तो बहुत आराम से है, आपको याद हो जाएगा। आपको स्पॉट करना है डेट, ठीक है। बस आपको डेट स्पॉट करना है, ठीक है। आपको डेट स्पॉट हो गई तो आपको पता चल जाएगा ये प्लेटफॉर्म किसका है, ठीक है। तो स्पॉट को डेट कलेक्शन सिस्टम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों, एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया यूपीआई वॉल्यूम कैप की डेडलाइन बाय 2 ईयर्स टिल दिसंबर 2024, ठीक है। दिसंबर 2024 तक इनकी यूपीआई के वॉल्यूम की कैप जो होगी उसकी डेडलाइन बढ़ा दिया गया है। तो पहले हम थोड़ा सा बेस जान लेते हैं। एनपीसीआई ने 2020 में एक डायरेक्टिव लॉन्च किया था टू कैप द शेयर ऑफ ट्रांजैक्शंस अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर कुड प्रोसेस एट 30%, ठीक है। जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर होगा वो सिर्फ 30% शेयर को प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। इसी को लॉन्च करने के लिए ये इफेक्टिवली ये बोला गया था कि 2021 तक इसको लॉन्च हो जाना चाहिए, पर अब इसको डेट बढ़ा के कर दिया गया है 31 दिसंबर 2024, ठीक है। बस इतनी सी ही जानकारी है, ठीक है। बाकी आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हालांकि इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 में इसकी डायरेक्टिव आई थी, 2020 में आया था डायरेक्टिव, और अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2024 तक, ठीक है। 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है यूपीआई की वॉल्यूम की कैप की डेडलाइन को, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हम लोग का ख़त्म होता है झटपट बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स। दोस्तों जुड़े रहिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और दोस्तों खूब मेहनत करिएगा, एग्ज़ाम सीज़न आ ही रहे हैं, ठीक है। नया साल भी आएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।